तो जो बेसिक चीजें हैं, अब आप लोग को ये डिफाइन हो गया होगा कि सोशल जस्टिस, न्यू पॉलिटिकल कंसेप्ट, न्यू पॉलिटिकल कंसेप्ट और फेज है 20th सेंचुरी का। क्लियर? और इस सोशल जस्टिस का जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पज है, वह है डिक्रीज द अनइक्वलिटी एंड इंक्रीज द इक्वलिटी। यानी मीन्स असमानता में कमी लाना और समानता में क्या करना, वृद्धि करना। बेसिक चीज यही, इतना ध्यान रखिएगा कि सोशल जस्टिस का कंसेप्ट यही है कि डिक्रीज द अनइक्वलिटी एंड इंक्रीज द इक्वलिटी। एक ही चीज है, एस्पेक्ट है उसका। जैसे मान लो कि इसके कई टूल्स है ना वेलफेयर स्टेट के, नहीं सोशल जस्टिस के कई टूल्स हैं। जैसे सोशल जस्टिस में इंक्रीज द इक्वलिटी ये है, तो इंक्रीज द इक्वलिटी तब होगी जब कमजोर लोगों को हम क्या करें, स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। समझ रहे हो? जस्ट लाइक एक सबसे अच्छा एग्जांपल देख लिया। एक सिचुएशन समझ, कितने लोग कहते हैं कि ये कंसेप्ट है पॉलिटिकल, न्यू पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ द सोशल जस्टिस इज द न्यू पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ऑन द 20th सेंचुरी। ठीक, मैं कहता हूं ये न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये तब से है जब से सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब से मान सकते हैं। अब उसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं कैसे आप मान सकते हैं। मान लो ये मदर एंड फादर है, पेरेंट्स हैं, ठीक। इनकी 3 औलादें हैं। एक ए, सेकंड बी एंड सी, ठीक, 3 औलादें। सोचना, ए है ग्रेड ए ऑफिसर, ठीक, बी है डॉक्टर और सी है अनएम्प्लॉयड, मीन्स कमजोर, बहुत वीकर सेक्शन। अब यहां पर पेरेंट्स का रोल क्या होगा? ये सोशल जस्टिस नहीं है तो और क्या है? ये मीन्स ये कैपेबल हैं, ये कैपेबल पर्सन मान लो इनको, ये नॉन कैपेबल है, तो मदर एंड फादर का रोल क्या होगा? इस मदर एंड फादर इस सी को मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे कि जो इनके और इनके बीच अनइक्वलिटी है, उस अनइक्वलिटी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। खत्म नहीं किया जा सकता है, उस अनइक्वलिटी को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये टूल्स सोशल जस्टिस नहीं है। और दूसरा टूल्स, यही टूल्स को मैं कह दूंगा कि वेलफेयर स्टेट है फारसी, ये भी तो हो सकता है। सी के लिए ये लोग क्या है, वेलफेयर
क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण इसकी पोजीशन क्या हो सके, थोड़ी सी ऊपर उठ सके, डिस्क्रिमिनेशन कम हो। ठीक, तो जब डिस्क्रिमिनेशन कम हो तो ये कंसेप्ट तो जब से ह्यूमन सोसाइटी आई है तब से, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी आज भी ये है, आप देखे होंगे, ये होता है कि नहीं, ये सोसाइटी में देखा जाता है कि नहीं। तो इस स्थिति में जब अगर ये पोजीशन है तो ये जो कंसेप्ट है सोशल जस्टिस का न्यू कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की दृष्टि से या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेस पर सोशल जस्टिस इज द कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थियरी या न्यू पॉलिटिकल थियरी ऑन द 20th सेंचुरी यूके। कल बता तो रहे थे, हाँ, आर्क बिशप टेम्पल, बुक का नाम है सिटीजन एंड चर्चमैन। टेम्पल का कंसेप्ट तो रखे थे यहाँ पे, ये थियरी ऑफ टेम्पल, और उसमें ये भी कल हम बताए थे कि बेबरिज रिपोर्ट आती है और बेबरिज रिपोर्ट में 5 मेजर प्रॉब्लम, और 5 मेजर प्रॉब्लम क्या है किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट में रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ एंड एजुकेशन, यही 5 मेजर प्रॉब्लम है जो किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए क्या है, क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। जिसे रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि जिसे 2 वक्त की 2 रोटी नहीं मिलेगा वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचो, या ये भी कह सकते हैं कि ये 5 प्रॉब्लम दैट इज द प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, ये भी कहा जा सकता है। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है कि इसके बिना, जैसे मान लो सपोज है, हाँ, इस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को हर व्यक्ति चाहिए। अब जैसे मैंने कल एक कंसेप्ट आप लोग को दे रहा था, बताया भी था कि हमने ये कंसेप्ट दिया, लिबर्टी, लिबर्टी दे दी। लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग मिल गई। अब इस पोजीशन में कुछ लोग इसका मैक्सिमम यानी कैपेबल पर्सन दैट इज द यूज ऑफ लिबर्टी एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट, क्लियर, और उसी चीज को नॉन कैपेबल पर्सन यूज नहीं कर पाया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूपीएससी का एग्जामिनेशन। 3 घंटे का मेंस का पेपर अगर देता है या पीटी का पेपर देता है तो सबके लिए 2 घंटा 2 आवर्स लिबर्टी ही तो दिया है पेपर पर। अब कैपेबल स्टूडेंट उस 2 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके सेलेक्ट हो जाता है, और नॉन कैपेबल स्टूडेंट क्या हो जाता है, बताओ, आउट हो जाता है। तो स्टेट का जो रोल है, स्टेट का जो रोल है वह है कि स्टेट सभी को इक्वल जो एनवायरनमेंट है, इक्वल जो कंडीशन है प्रोवाइड करे। ठीक, अब उस इक्वल कंडीशन को प्रोवाइड करने के बाद सोसाइटी में अगर अनइक्वलिटी आती है, आएगी जरूर, निश्चित है कि आएगी, उसके बाद उस मिनिमम, उस इक्वल पोजीशन को अगर नॉन कैपेबल पर्सन भी यूज नहीं कर पाते हैं, तब स्टेट दूसरा स्टेप उठाता है रिजर्वेशन का। तब स्टेट क्या करता है, रिजर्वेशन देता है कि अब इसके बाद भी क्या करें। अब जैसे सपोज है फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन,
नॉन कैपेबल पर्सन है ना, अब उन्हें इक्वल कंपटीशन दे दिया जाए तो कैपेबल पर्सन के सामने वो कहीं टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो सोसाइटी में अनइक्वलिटी बढ़ जाएगी कि नहीं? तो स्टेट क्या करता है? फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को क्या देता है? रिजर्वेशन देता है, जिसके कारण उनका भी स्टेटस, उनकी भी पोजीशन क्या हो, ऊपर उठे, जिससे सोसाइटी में जो अनइक्वलिटी है वह अनइक्वलिटी क्या हो सके, कम हो जाए। इसलिए जैसे सपोज दैट, एक कंसेप्ट बताता हूं तुम लोग को, बेसिकली शायद सुना भी होगा और नहीं सुना है तो फिर से सुन लेना। जैसे यहां पर दो चीजें हैं, सोशल जस्टिस, दो वर्ड्स हैं, सोशल प्लस जस्टिस। जस्टिस की मीनिंग क्या है? एक मीनिंग है, तुम अपनी मां से शिकायत करती हो कि मम्मी दिस इज नॉट फेयर, ऐसा होता है कभी? इस कंसेप्ट पर चलना है। अब अगर हम इस कंसेप्ट को लेकर चले, इस कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक, और 25 ब्रेड है। जस्टिस कहती है कि सबको 5-5 बार डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैं सोशल कंडीशन पर आता हूं इनकी। ये है 6 मंथ का बालक, ये है 1 ईयर का, ये है 3 ईयर का, ये है 13 ईयर का, और ये है 35 ईयर का। अब इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ये 3 तो खाते खाते मर जाएंगे सर, ठीक, और ये भूखे मरेंगे, ये भूखे मरेंगे, ऐसा तो होता है। इसलिए दूसरा कंसेप्ट आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम हाफ दे दें, इसको 1 दे दें, इसको 3 दे दें, इसको 10 दे दें, और इसको 15 दे दें। इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से सभी को फायदा हो रहा है, तो क्यों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज को हम एडॉप्ट करें? बताइए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से पांचों को फायदा हो रहा है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से किसी को फायदा नहीं हो रहा, तो किसको एडॉप्ट करेंगे? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को। जस्टिस का रोल ये भी है। ये होता है कि नहीं सोसाइटी में? तो किसको कितनी जरूरत है, ये क्या है? यही, ये किसको कितनी जरूरत है, यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वो दूसरा कंसेप्ट है, वो नेचुरल ओनरशिप पर है, ठीक। यानी मीन्स कि लैंड क्या है? लैंड क्या है? प्रॉपर्टी नहीं, नेचुरल प्रॉपर्टी है। और अगर नेचुरल प्रॉपर्टी है तो इस नेचुरल प्रॉपर्टी पर सभी लोगों का इक्वल राइट होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब कि जो लैंड है उससे जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है सब पर इक्वल, सबका इक्वल राइट होता है। लेकिन लैंड होल्डर सिस्टम में उस प्रोडक्शन पर कुछ लोगों का क्या हो जाता है, ओनरशिप हो जाती है। तो सोसाइटी में अनइक्वलिटी बढ़ रही है कि नहीं? तो इस अनइक्वलिटी के बढ़ने के कारण सोसाइटी के कुछ लोग जो इस सिस्टम को नहीं फॉलो आते हैं और वेपन्स को उठा लेते हैं, वही माओवादी है, वही मार्क्सिस्ट है।
इसलिए कहता है कि द इम्पोर्टेंट या द मैक्सिमम सोशल द कजेज ऑफ मैक्सिमम सोशल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अनइक्वालिटी। जिस सोसाइटी में जितनी भी अनइक्वालिटी होगी उस सोसाइटी में मैक्सिमम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जिसको मैक्सिमम बेनिफिट, जिस सिस्टम जिस प्रोसेस से मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है उस सिस्टम को बनाए रखना चाहता है। जिस पर्सन को कुछ नहीं मिल रहा है उसमें वो चेंजिंग लाना चाहता है कि नहीं? जैसे जस्ट लाइक जिन लोगों को रिजर्वेशन से बेनिफिट मिल रहा है वो रिजर्वेशन का क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। और जिस पर्सन जिन लोगों को रिजर्वेशन से नहीं मिल रहा है वो रिजर्वेशन के क्या हो जाएंगे? अगेंस्ट में हो जाएंगे। बस यही सिस्टम है। तो अब ये कंसेप्ट आ रहा है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या है? यही है आपका सोशल जस्टिस। और ये जो थियरी है, ये दोनों जो थियरी है, ये है जे रॉल्स भी है, जे रॉल्स, जॉन रॉल्स, ये दोनों थियरी, और डॉक्टर अंबेडकर भी है। अब ये चीज मैं बता रहा हूं, एक मिनट। क्या हम बता रहे थे? अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया कैसे जाए? सबसे ठीक, ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा? तभी तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए दो थी। हाँ, दोनों कंसेप्ट है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, कंसेप्ट एक ही है, ठीक। और इसी को अरिस्टोटल का कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब कि पॉलिटिकल पोस्ट एंड अवार्ड कैपेबिलिटी बेस प्रोवाइड की जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल पोस्ट एंड अवार्ड अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, ठीक। यानी मींस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट समझो। हाँ, प्रपोर्शन एक ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पोस्ट एंड पॉलिटिकल अवार्ड कैपेबिलिटी के बेस या कैपेसिटी के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक। अब जैसे आईएएस को अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो 140 करोड़ लोग क्या बन गए? आईएएस बन गए। ये यहां पर तुम लोग को फायदा हो रहा है, कहोगे कि नहीं सर ये पॉलिसी सही है? लेकिन यहीं पर आईएएस एंड आईपीएस का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी के बेस पर अलग अलग लोगों को कहा जाता है, दिया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? जैसे मान लो 543 आपके लोअर हाउस के मेंबर हैं, क्या सभी के पास प्राइम मिनिस्टर होने की कैपेबिलिटी है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है? अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। ये अरिस्टोटल है, यानी मींस जब अरिस्टोटल की थियरी आएगी तो उसमें ये कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक। क्योंकि अरिस्टोटल जस्टिस को इस तरह से डिवाइड करते हैं, जस्टिस
एब्सोल्यूट जस्टिस, पर्टिकुलर जस्टिस, पर्टिकुलर जस्टिस को डिवाइड किया जाता है रिफॉर्मिस्ट जस्टिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक, लेकिन आपको यूज करना है, ये पूरा कंसेप्ट PSIR ऑप्शनल का है, जो सब, हाँ नहीं, जो रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है कि जिस जस्टिस से सोसाइटी में अनइक्वलिटी बढ़ रही है उसको सुधार कर दिया जाए। हाँ, इसको लिए, हाँ, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी अरिस्टोटल का है। तो आपको सिर्फ यहां पर ये चीज रखनी है, ठीक, क्योंकि देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस according to capability and capacity based distribution of the political post and political award, यानी राजनीतिक पद एवं पुरस्कारों का वितरण किसके अकॉर्डिंग किया जाए, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी के बेस पर। जैसे जस्ट लाइक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लो तुम लोग के घर में बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में बहुत मिनिमम गैदरिंग होती है, यानी बहुत जो सबसे नियरेस्ट आपके या क्लोज रिलेशन होता है उन्हीं को बुलाया जाता है। उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी प्लेट उठाते हैं, आप उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या बड़े के बराबर दे देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है यही है ना, छोटे को कम छोटा प्लेट थमा देते हो। उस समय ज्ञान कहां से आता है? कोई भी अरिस्टोटल का थॉट नहीं पढ़ा है, कोई भी प्लेटो का थियरी नहीं पढ़ी है, कोई भी रॉल्स नहीं जानता है, कोई भी रूसो नहीं जानता है ना, बस यही। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अनइक्वल जो डिस्ट्रिक्ट नहीं, अब उसके कंसेप्ट पर हम चल रहे हैं, उसी के कंसेप्ट पर। मान लीजिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डिवीजन ऑफ क्लासिफाइड द सोसाइटी कैपेबल एंड नॉन कैपेबल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बाय स्टेट, ठीक, ये कैपेबल हो गया और ये नॉन कैपेबल हो गया, ये हो गया। ये क्लासिफिकेशन क्या है? यही क्लासिफिकेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। अब क्लासिफाइड हो गया, कैपेबल हो गया और नॉन कैपेबल हो गया। अब यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहां पर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इन दोनों के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। तो ये हो गया, ये दोनों इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इन दोनों को अगर हम लेके चलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये दोनों है आपका आर्टिकल 14, मीन्स ये है विधि के समक्ष समानता और ये है विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। और इन दोनों का यूज आर्टिकल 14 में किया गया, क्लियर। अब यह थियरी स्टेट के लिए, यह थियरी स्टेट के लिए निगेटिव है,
यानी स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्टेट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द अनइक्वल लॉ, ठीक, यानी स्टेट अनइक्वल लॉ का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्लियर? एंड सेकेंड, यह थियरी स्टेट के लिए पॉजिटिव कंसेप्ट का है, पॉजिटिव कंसेप्ट रख रहा है और स्टेट को पावर दे रहा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन टू मैन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन टू मैन, यानी अब डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन टू मैन, इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट क्लासिफाइड कर सकता है। जैसे जस्ट लाइक रेलवे का फेयर 0 to 6, 7 to 12, 13 to 59 and 16 to above, फ्री, हाफ टिकट, फुल टिकट एंड 40%, यही है ना? यही गवर्नमेंट पॉलिसीज यही है ना? अब 0 से 6 इयर्स का कोई भी बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, स्टेट उसके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेट उन सभी लोगों के लिए फ्री फैसिलिटीज क्या करेगा? रेलवे में प्रोवाइड करेगा। ये क्या हो गया? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक। उसी प्रकार 7 to 12 लोगों के लिए भी इक्वलिटी, लेकिन इन दोनों के बीच क्या कर दिया? डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। इन दोनों के बीच क्या कर दिया उसने? डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। और ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यही चीज है कि विदाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस इन सोसाइटी। क्लियर? यानी मींस कि स्पेशल फैसिलिटीज किसको दी जाए? क्वेश्चन तो ये भी खड़ा होता है ना कि स्पेशल फैसिलिटीज किसको दी जाए, क्योंकि अगर स्पेशल फैसिलिटीज अगर हम नहीं देते हैं तो सोसाइटी में इक्वलिटी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा? तो अगर सोसाइटी में इक्वलिटी का एस्टेब्लिशमेंट करना है तो नॉन कैपेबल पर्सन को हमको क्या देना पड़ेगा? स्पेशल फैसिलिटीज या स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ेगा उन्हें, जिसके कारण उस फैसिलिटीज या प्रिविलेज से वह अपनी पोजीशन को क्या करे? थोड़ा सा ग्रोइंग अप में ले जाए। और जब ग्रोइंग अप में ले जाएगा तो सोसाइटी में जो अनइक्वलिटी है वह अनइक्वलिटी क्या करेगी? मिनिमाइज हो जाएगी। क्लियर? तो स्टेट का रोल यहीं पे है, ये पोजीशन यहां पर रखी जा रही है। क्लियर? तो ये सोशल जस्टिस के लिए, और ये बेसिकली ये कंसेप्ट है आर्टिकल 14 में, इसलिए इन दोनों कंसेप्ट को अगर मिला दो ये, तो एक कंसेप्ट जान लेना, हमेशा याद रखिएगा कि देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन या देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट इक्वलिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में कभी भी एब्सोल्यूट इक्वलिटी स्टेबल नहीं की जा सकती। इसलिए अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी प्रोवाइड द फैसिलिटी इज नोन एज द प्रोपोर्शनल इक्वलिटी। हम अगर उसके कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के बेस पर वो फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये क्या है? उसके प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है? इसलिए कभी भी, जैसे जस्ट लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में हम फैसिलिटीज को दे रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपकी सोसाइटी है। सोसाइटी में ये मेल है, ये फीमेल है,
ये चाइल्ड है, यही होते हैं ना, है बताइए, यही है ना। अब क्या तीनों के लिए एक ही लॉ बनेगा? नहीं बनेगा, तीनों के लिए अलग अलग लॉ बनेगा। तो यहां पर स्टेट क्या करता है? क्लासिफाइड करता है। ये क्लासिफिकेशन क्या है? ईपीएल, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक, अब जितने भी मेल हैं उनके लिए इक्वल लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल टू मेल इन ऑन द कास्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेजिडेंस, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके साथ एक जैसा। उसी तरह जितनी भी फीमेल है उनके लिए इक्वल लॉ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, राजीव गांधी हत्याकांड में, मर्डर केस में, विमेंस कैंडिडेट को डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, लेकिन मेल कैंडिडेट को क्या किया गया? डेथ सेंटेंस दिया गया। तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन आ गया कि नहीं? ठीक, चाइल्ड जो है क्या है, दिल्ली में हुआ था निर्भया कांड, उसमें एक लड़का जो एडल्ट नहीं था तो उसे डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, चारों को क्या कर दिया गया? डेथ सेंटेंस दे दिया गया। तो ये है, तो अलग अलग। लेकिन अब यहां पर जो प्रेजेंट टाइम है, बिफोर 16 इयर्स, तो उनके साथ ये चीजें डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि सोसाइटी इज द ओनली ग्रुप ऑफ मैन, सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ अनइक्वल मैन। समझ रहे हो कि नहीं? सोसाइटी सिर्फ ग्रुप ऑफ मैन नहीं है, सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ, यहीं पर देख लो, अगर इसे हम सोसाइटी मान लें तो क्या सबकी कैपेबिलिटी एक है? सबकी कैपेबिलिटी तो एक जैसी नहीं है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन को हम नहीं कर ला सकते हैं, तो स्टेट क्या करता है? फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन इन सोसाइटी एंड प्रोवाइड द इक्वल फैसिलिटीज ऑन द क्लासिफाइड पर्सन। जैसे मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, तो सबको अलग अलग पोजीशन क्या करता है? स्टेट दे रहा है। ठीक है, इसलिए सोसाइटी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो सोसाइटी की जो बेसिक पोजीशन है, वह यही है कि सोसाइटी में जो अनइक्वलिटी है उसको स्टेट मिनिमाइज करे, खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनइक्वलिटी खत्म हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं। इसलिए स्टेट का रोल है कि मिनिमाइज करे। हाँ, नेचुरल अनइक्वलिटी है, लेकिन कुछ नेचुरल है, इसलिए स्टेट जो अनइक्वलिटी मिनिमाइज कर रहा है वह आर्टिफिशियल अनइक्वलिटी है, मैनमेड अनइक्वलिटी है, उसको वो मिनिमाइज करेगा। नेचुरल अनइक्वलिटी को मिनिमाइज नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? जो मनुष्य द्वारा समाज में अनइक्वलिटी बनाई गई है, जैसे जस्ट लाइक कास्ट बेस्ड अनइक्वलिटी, रिलीजन बेस्ड अनइक्वलिटी, रीजनलिटी बेस्ड अनइक्वलिटी, इकोनॉमिकल बेस्ड अनइक्वलिटी, है कि नहीं? तो इस अनइक्वलिटी को मिनिमाइज करने का काम कौन करेगा? स्टेट करेगा। लेकिन हाइट, कलर, कैपेबिलिटी इसे खत्म नहीं कर सकता। अब यहां पर क्या है कि जो पर्सन अपने कैपेबिलिटी के बेस पर कोई
गोल या किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो स्टेट उसे स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड द स्पेशल फैसिलिटीज फॉर द नॉन कैपेबल पर्सन, है कि नहीं? तो उसे स्पेशल फैसिलिटीज देता है कि जिस रीजन से वो किसी फैसिलिटीज को या किसी कंडीशन को गेन नहीं कर पा रहा है। जस्ट लाइक जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिजिकली हैंडीकैप। फिजिकली हैंडीकैप अपनी फैसिलिटी अपनी वीकनेस के कारण किसी फैसिलिटीज को अचीव नहीं कर पा रहा है तो स्टेट उनके लिए क्या कर रहा है? रिजर्वेशन या स्पेशल फैसिलिटीज, या यहां तक कि अब सुन लो, सुन लेना, ट्रेन में यात्रा करता है, ट्रेन में ट्रेवल किया, एक कोच फिजिकली हैंडीकैप के लिए लगा होता है क्योंकि जनरल कोच में वो बैठ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? यदि सरकार सिर्फ मेजोरिटी के लिए ही काम नहीं करती है बल्कि माइनॉरिटी के लिए भी काम करती है, तो ये चीजें हैं। उसी प्रकार से सिक्योरिटी बेस्ड विमेंस कोच भी अलग होते हैं, है कि नहीं? तो ये सब स्थितियां हैं कि स्टेट का रोल है कि सबके लिए। अब मान लो कि सिक्योरिटी के रीजन के कारण विमेंस अगर ट्रेवल नहीं कर पा रही हैं तो इनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कहां पर हो पाएगा? लेकिन अब ये कहा जाए, स्टेट कहे कि मैं आपको फैसिलिटीज कैसे दे सकता हूं, आप क्यों महिला पैदा हो, तो ये आपके हाथ में था? ये आपके हाथ में नहीं था। लेकिन अनसिक्योरिटी आर्टिफिशियल है, मनुष्य द्वारा बनाई गई है। तो जब अनसिक्योरिटी बनाई गई है तो वह चीज स्टेट क्या करेगा? उसे मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कल बात करते हैं।